student, from today we are going to talk about GOC. It is the first lecture of GOC. आपने मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा होगा या नहीं भी देखा तो मैं अभी बता रही हूँ कि जो जीओसी है इट इज द बेस ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इस जीओसी को अच्छे से करते हो तो आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। ओके, जीओसी का लॉन्ग फॉर्म है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो हम आप जीओसी स्टार्ट करते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया कि केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली आपको किसके बारे में पढ़ना है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री कहाँ से आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके ऑकरेंसेस, उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, उसको एक बार हम ओवरलुक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो कंपाउंड को डिवाइड किया जाता था इनटू टू टाइप्स। वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो सबसे पहले बोला गया था कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम डायरेक्टली बोले द कंपाउंड विच आर द सोर्सेस ऑफ लिविंग थिंग, सोर्सेस ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, ये बोला गया था। और एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखेंगे तो एग्जाम्पल्स इज दैट शुगर, ऑयल and proteins, the numbers of examples. okay, तो सबसे स्टार्टिंग को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए थे या उसके मतलब हम बोलते ऑकरेंसेस इन अर्थ पे बताए गए थे, तो वो बताया गया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं फॉर लिविंग थिंग्स है, ओनली लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स है। ओके, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर सिंथेसाइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। मीन्स इसके जो सोर्स होंगे, सोर्सेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ओके, इनके सोर्सेस क्या होंगे? नॉन लिविंग थिंग। और इसके एग्जांपल्स मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेस नॉन लिविंग थिंग है दे आर जनरली गॉट अंडर द अर्थ क्रस्ट। ओके, तो एग्जांपल्स हम इसके दे सकते हैं सॉल्ट्स या CuSO4। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आपका टॉपिक क्या है? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करनी है तो हम फोकस कौन से कंपाउंड पे करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलो हम वन बाय वन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है वो देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑकरेंसेस कहाँ से हुई। ओके, तो हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि उसके सोर्स क्या है? लिविंग थिंग। एक साइंटिस्ट था, दिस साइंटिस्ट इज नेम वाज बर्जेलियस। ओके, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने क्या किया? एक थ्योरी दी। दिस थ्योरी इज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया। ओके, तो वाइटल फोर्स थ्योरीज क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द प्लांट एंड एनिमल नीडेड अ मास्टेरियस फोर्स। ओके, कौन सा फोर्स? मास्टेरियस फोर्स। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग थिंग से सिंथेसाइज करते हैं तो बर्जेलियस का मानना था कि उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट फोर्स होना चाहिए और दिस फोर्स इज मास्टेरियस फोर्स। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं कि नेचर
के पास मास्टेरियस फोर्स, जो नेचर का ऑकरेंसेस है वो एक मास्टेरियस फोर्स है। सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लिविंग थिंग से बना रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए, तब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते। ये किसने बताया था? बर्जेलियस। इसलिए इसको जनरली बर्जेलियस हाइपोथेसिस भी बोला गया। क्यों? क्योंकि जब तक ये थ्योरी तब तक चली जब तक कि न्यू लैब में आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हुआ, और तब तक की ये डेफिनेशन चली। लेकिन जब नेक्स्ट साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट इज नेम ऑफ ओलर, जिसको हम ओलर सिंथेसिस बोलते हैं, तो ओलर ने क्या किया? फर्स्टली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज किया, इट इज द सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट की, इट गिव्स NH2C double bond O NH2. Okay, it is the first artificially synthesized organic compound, and this compound is known as urea. तो आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया, और किसने सिंथेसाइज किया? ओलर ने, इन 1828 को। ओके, और ये जो बोला गया था इन 1780। ओके, तो 1820 में ओलर ने एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया लैब में, जो क्या बना? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तब जाके बर्जेलियस का हाइपोथेसिस ओवरकम किया किसने? ओलर ने। ओके, नेक्स्ट और एक साइंटिस्ट था। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड by Kolbe process. Next example for artificially synthesized organic compound is synthesis of acetic acid by Kolbe's process. Kolbe's is the scientist. Kolbe's ने artificially acetic acid बनाया, तो किससे बनाया? It is the made from inorganic sources. इनऑर्गेनिक सोर्सेस से उसने एसिटिक एसिड बनाया। ओके, तो कोल्बेज के अकॉर्डिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज मे बी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। तो डेफिनेशन देखो किस तरह चेंज होती रही। सबसे पहले बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स। बर्जेलियस ने उसके लिए भी थ्योरी भी दे दी कि हाँ बराबर है, लेकिन उसके लिए भी एक फोर्स होना चाहिए। दिस फोर्स इज द मास्टेरियस फोर्स। देन ओलर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने आर्टिफिशियली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया। कौन सा कंपाउंड था? यूरिया। तब उसने डेफिनेशन बना दी कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, कि हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट था कोल्बेज, जिसने सिंथेसाइज किया एसिडिक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो किससे बनाया? इनऑर्गेनिक सोर्स से। फिर उसने डेफिनेशन बनाई कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज में बी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। इस तरह डेफिनेशन में चेंजेस आते गए और एक ओवरऑल एक्सेप्टेड डेफिनेशन बनाएगी। द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज the compound containing carbon and hydrogen as a main element, along with oxygen, sulfur, nitrogen and halogens as a सब एलिमेंट्स। तो ये डेफिनेशन बनाई गई न्यू।
ओवरऑल एक्सेप्टेड। तो क्या डेफिनेशन बनाएगी कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट, और उसके साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस एज अ सब एलिमेंट भी हो सकते, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, तो किस तरह हिस्ट्री थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? सबसे पहले बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्रॉम लिविंग सोर्स, इसलिए बर्जेलियस ने इसके लिए थ्योरी भी दी थी। इट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। देन ओलर ने क्या किया? फर्स्ट आर्टिफिशियली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, एंड देन कोलबेज ने सिंथेटिकली एसिटिक एसिड बनाया। तो उसने बोला कि इनऑर्गेनिक सोर्सेस से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते। डेफिनेशन जिस तरह चेंज होते गए, तब एक ओवरऑल डेफिनेशन बनाई गई कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट along with oxygen, sulfur, nitrogen and halogens as a सब एलिमेंट्स। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन तो आपको समझ में आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए मेन, एंड उसके साथ ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन हो भी सकते हैं या नहीं भी। ओके, अब बट मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। सपोज मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि CO2 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप देखोगे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बट इट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं। बट मैं सेकंड एग्जांपल देती हूँ आपको, CCl4। ओके, अब CCl4 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाओगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कार्बन प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, बट नॉट, इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन CO2 एंड CCl4? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो डिफरेंस देखो कि जो ये CCl4 बनता है, इट इज द मेड अप फ्रॉम CH4। CH4 को हम ट्रीट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, इट गिव्स CCl4 प्लस HCl। तो क्या किया यहाँ पे हमने, जो हाइड्रोकार्बन्स थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने हैलोजन रखे। हैलोजन मीन्स Cl। ओके, तो ये बना CCl4। किससे बन रहा है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव इस पे डिराइव किया गया, तो ये क्या हुआ? इट्स द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, डिराइव किया गया, बट CO2 को हम नहीं बना सकते। CO2 को इस तरह हम नहीं बना सकते, सो दैट CO2 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, CCl4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये आगे जैसे जैसे हम डिटेल्स में GOC पढ़ते जाएंगे तो आपको वैसे ही समझ में आएगा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस डेफिनेशन में हम थोड़े से और पॉइंट्स डालेंगे। एक्सेप्ट साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स। अब साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का अगर आपने फॉर्मूला देखा तो ये दोनों में कार्बन्स प्रेजेंट है, बट इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ओके, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है बट इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो ये समझ में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना है। देन अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया डिराइव, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव्स है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ओके,
तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करनी है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of which deals with study of hydrocarbons and its derivatives. ओके, तो न्यू मॉडर्न डेफिनेशन हमने क्या बनाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें आपको स्टडी किसकी करनी है? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। अब न्यू वर्ड आपको यहाँ पे आया, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन्स नेम में ही आपको पता चलता है, इट इज अ मेड अप ऑफ टू नेम्स, वन इज द हाइड्रो एंड सेकंड इज द कार्बन। ऐसे कंपाउंड कि जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड containing simplest organic compound containing carbon and hydrogen. This is collectively called as hydrocarbons. So that मैंने इसको hydrocarbons because it is a present only carbon and hydrogen. Okay. अब what is mean by its derivative? उसका ऑलरेडी मैंने एक एग्जांपल दिया डेरिवेटिव का। अगर उस हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन्स प्लेस करेंगे तो उनके क्या हो गए? डेरिवेटिव्स, क्योंकि इस पे डिराइव किए गए ना हाइड्रोकार्बन्स पे, तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं कलेक्टिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? किसके? हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और उस पे डिराइव किए गए कंपाउंड्स की। तो आप ओवरऑल अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन की स्टडी है ना, आप देख रहे हो कि कार्बन इज द इम्पोर्टेंट। तो याद रखना कि जो कार्बन होता है वो इसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या आप बोल सकते हो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन कार्बन, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको स्टडी करनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन से यहाँ पे अराइजेस होता है, व्हाई ओनली कार्बन इसेंशियल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्यों सिर्फ कार्बन को ही हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बाकी भी एलिमेंट्स है? तो लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑकरेंसेस हुई थी अर्थ पे तब बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी और उसमें भी हम कार्बन्स को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है कि जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन्स को इम्पोर्टेंट देते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन इज essential in ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड से फॉर्म। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कार्बन इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो कार्बन है इट इज शो टेट्रावैलेंस। क्या शो करता है?
टेट्रा वैलेंसी। अब टेट्रा वैलेंसी क्या है? टेट्रा मीन्स 4, ओके, वैलेंसी मीन्स बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है ये? 4 बॉन्ड, सो इट्स कॉल्ड एज टेट्रा वैलेंसी। अब कैसे बनाता है ये टेट्रा वैलेंसी, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन। टेट्रा वैलेंसी एक्सप्लेन with the help of electronic configuration, with the help of electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम डिटेल्स में देखेंगे, ओके, बाद में। सिर्फ यहाँ पे आपको कार्बन से रिलेटेड टॉपिक हम देख रहे हैं, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी देख रहे हैं, तो हम कार्बन के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लास्ट, उसमें हम 4 ही दिखाते हैं, बट टोटल अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो 6 होते हैं। तो पहले हम टोटल लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन के पास। बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए शो करते हैं तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल शो करते हैं। तो ये जो 1s है, इट इज द इनर ऑर्बिटल, इसको शो नहीं करते। अगर मैं इसकी पिक्टोरिकल डायग्राम निकालूंगी तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसको क्यों नहीं शो कर रही हूँ, हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो 1s इनर ऑर्बिटल है, इसलिए हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते हैं, ओके। देन जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो क्या करता है, यहाँ जो ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है वो जंप होता है 2p में। तो जब 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा तो 2s में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब टोटल काउंट करो तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, ओके, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और एक s का है और 3 p के, तो एक इसको हम कलेक्टिवली लिखते हैं sp3। s मतलब एक s का, p के कितने ऑर्बिटल यूज किए हमने? 3, सो sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्यों वो टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है? क्योंकि उसके आउटर ऑर्बिटल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4, ओके। तो कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। अब ये जो 4 बॉन्ड्स बनाता है, ये 4 बॉन्ड्स वो सेम एलिमेंट्स या अदर एलिमेंट किसी के साथ भी बना सकता है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स बनाता है वो विथ सेम एलिमेंट या अदर एलिमेंट्स, मीन्स कार्बन कार्बन के साथ भी बना सकता है या अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, ओके। नेक्स्ट, अब ये कार्बन में आप देख रहे हो कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता और किसी के पास के ले भी नहीं सकता। सिर्फ वो क्या कर सकता है? चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, और नोबल गैस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कार्बन को भी कहाँ पे जाना है? स्टेबिलिटी की ओर, ओके। सो दैट ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता, ओनली शेयरिंग टेक्स प्लेस। सो दैट अगर वो सिर्फ शेयरिंग करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन प्रिपेयर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? प्रेफरेंस किसको देता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स को, ओके। देन नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? तो कैटेनेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एलिमेंट टू इट्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। क्या बोला मैंने? कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? बाइंडिंग ऑफ एलिमेंट्स थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, बाइंडिंग ऑफ elements to its through
कोवैलेंट बॉन्ड, थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो उसी मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। उसको हम बोलते हैं कैटाइनेशन प्रॉपर्टी। अब जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो रिंग भी बना सकते, ओपन चेन भी बना सकते। तो इसको हम एक्सटेंड अगर करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग, टू फॉर्म चेन और रिंग। ओके, तो इस प्रॉपर्टी से वजह से क्या होता है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कार्बन नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ये जो प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं यहाँ पे कैटाइनेशन, इसकी हेल्प से कार्बन नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनाता है, सो दैट ऑर्गेनिक के नंबर्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन में वो प्रॉपर्टीज है नंबर्स ऑफ कंपाउंड बनाने की। देन नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिसिटी मतलब बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड हम इसको बोलेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो कार्बन के पास टेंडेंसी है जब वो अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, इट मे फॉर्म डबल बॉन्ड एंड इट मे ऑल्सो फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सिर्फ आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे अगर एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ है तो 3 जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड की होगी हाइड्रोजन में। यहाँ पे भी सेम, ये 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक एक हाइड्रोजन। तो कार्बन की टेंडेंसी है कि वो उसी के एलिमेंट के साथ सिंगली बॉन्ड भी अटैच हो सकता है, डबली बॉन्डेड भी, ट्रिपली बॉन्डेड भी। ओके, तो ये कार्बन की इसेंशियल प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इसेंशियल है, क्योंकि कार्बन नंबर्स ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ओके, देन सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।